हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम पीजीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जिससे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको पता चलेंगे। एंड ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ लोगों की एग्ज़ाम जो है वो कल है और कुछ की आने वाली डेज में होने वाली है। तो आपको ये सेशन बिफोर एग्ज़ाम देखकर जाना होगा। इसके पहले भी मैंने चैनल पे सेशंस डालकर रखे हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देखकर जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहती हूँ, जिन लोगों का कल भी पेपर है और वो एक बार मैथ्स का रिविजन करना चाहते हैं, तो वो मैथ्स की ई बुक को परचेज़ करें और उसको परचेज़ करके एक बार रिवाइज़ कर ले। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सारे फॉर्मूलेज पता चल जाएंगे, सारी आपको ट्रिक्स पता चल जाएगी, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है आउट ऑफ 20 एटलीस्ट आप 15+ क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आपको कोचिफाई एप्लीकेशन पे जाना है, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके, ई बुक के सेक्शन में जाके आपको मैथ्स की मैराथन का जो ई बुक है उसे परचेज़ करना होगा। वो परचेज़ करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड आफ्टर दैट आपका कल का एग्ज़ाम होने से पहले आप उसे एक बार जल्दी से स्क्रॉल करके सारे फॉर्मूलेज को एक बार रिकॉल कर लीजिए और वो सीरीज़ को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आप कल जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। उसके अलावा आज जो सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको कल देखने मिले तो आप सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 500 पाई एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 500 पाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 500 पाई गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 5 गिवन है। 5 × 5 × h हो जाएगा। 25 से हम 500 को डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और h का जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 20। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है इज इक्वल्स टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वही डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। अब आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, तो वो फॉर्मूला है √2a। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमें क्या कंसिडर करना है? जो कि हाइट ऑफ सिलेंडर हमने अभी निकाली, तो वो हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू √2a। तो a इज इक्वल्स टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20/√2 ये हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा और हमें a का वैल्यू जो है, जो साइड है, हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम √2 को क्या करेंगे? ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 20√2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2 × √2 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से हम 20 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो हमें जो साइड मिल जाएगी वो जाएगी 10√2। ये समझ आया? अब हमें साइड पता चल गई तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है 4a। 4a मतलब 4 × साइड, तो 4 × क्या करेंगे हम? 10√2 करेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40√2। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 40√2। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 450 मार्क्स टू पास। अ स्टूडेंट गेट 315 marks and is declared failed by 12% marks. What are the maximum marks a student can get? क्वेश्चन में ये पूछा है, ये फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट कितना मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना होता है? 100% होता है। तो हमें क्या करना है? 100% की वैल्यू को पता करना है। ये समझ आया? अब यहाँ पे ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन में 450 मार्क्स अगर मिले तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। बट स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला? 315 मार्क्स मिला, और वो 12% से क्या हो गया है? फेल हो गया है। ठीक है, ये समझ आया? अगर 450 मार्क्स मिले तो पास हो सकते हैं, बट स्टूडेंट को 315 मार्क्स मिला और वो 12% से क्या हो गया है? फेल हो गया है। इस
का मतलब 450 माइनस 315 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 135। मतलब कि उससे 135 मार्क्स और मिलते तो वो पास हो जाता, और वही 135 मार्क्स क्या डिनोट करते हैं, 12%। समझ आया? उसे 315 मार्क्स मिला और प्लस और 12% मिलता, मतलब कितना, 450 माइनस 315 जो क्या आता है 135, और 135 मिल जाता तो वो पास हो सकता था, बट उसे वो नहीं मिला, वो 12% उसे नहीं मिला। जो 12% की वैल्यू कितनी आई माँ, 135 आई। ठीक है, तो 12% की वैल्यू अगर 135 है तो 100% की वैल्यू कितना, यही हमें पता करना है। तो हम करेंगे 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 345 सा। ठीक है, 425 सा होता है 100, तो 45 इंटू अगर आप 25 करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1125। तो मैक्सिमम मार्क्स जो स्टूडेंट्स ले सकता था वो था 1125 मार्क्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। In a mixture of milk and water, the proportion of water by weight was 70%. If in the 50-gram mixture, 10 gram water was added, what would be the percentage of water in a new mixture? अब यहाँ पे क्या पता करना है हमें, वाटर का परसेंटेज पता करना है नए मिक्सचर के अंदर, जब हमने उसमें 10% ऑफ वाटर को ऐड किया। हमारे पास 50 ग्राम ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से 70% जो है वो क्या है, वाटर है। मतलब कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। 35 क्या है, वाटर है, और मिल्क कितना है, बचा हुआ कितना रहेगा, मिल्क फिर 15 होगा। मतलब वाटर कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा, और मिल्क कितना हो जाएगा फिर बचा, 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है कि 10% ऑफ वाटर वॉज एडेड, जो 10 ग्राम वाटर जो है उसमें और ऐड किया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 अपॉन 35 प्लस 10, अगर हमने मिल्क बाय वाटर का हम रेशो बना रहे हैं, 15 अपॉन 35 प्लस 10 लीटर और उसमें ऐड किया, तो नया जो हमारा मिक्सचर बना वो कितने का बना, 15/45 का बन गया हमारा मिक्सचर। अब इसमें क्या पूछा गया हमें कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। इसमें हमें वाटर का जो है वो परसेंटेज पूछा है, वाटर कितना है 45, और टोटल मिक्सचर कितने का बना 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60। मतलब 60 टोटल 60 लीटर्स में से 60 ग्राम्स में से 45 ग्राम्स जो है वो क्या है, वाटर है। मतलब तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75%। क्या आंसर आ जाएगा, 75%। 450 से अगर आप 6 को डिवाइड करते हो तो 6 7 आता है 42, एंड देन 6 5 आता है 30, तो 75% जो है वो वाटर है नए मिक्सचर के अंदर में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर हुज डायमीटर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर करना है, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है रेडियस इस टू हाइट का रेशियो जो कि है 3:4। देन हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πrl। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πrl। ये समझ आया। बट अभी हमें यहाँ पे l की वैल्यू पता है क्या, नहीं। l मतलब क्या होता है, l मतलब होता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल्स टू √r² प्लस h²। ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। r की वैल्यू मतलब कितनी है, हमारे पास 3 है, इट इज़ रेशियो, सो ये जो है ये इनकम्प्लीट है, इसको हमें 3x कंसिडर करना होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9x², और ये हो जाएगा 16x² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25x²। और इसको अंडर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, l की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5x।
कितनी मिल जाएगी 5x। ये हो जाएगा हमारा L का वैल्यू। ये समझ आया आप लोगों को। अब हमें L का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन है उसको जो फॉर्मूला है वो उसमें हम वैल्यू L की डाल सकते हैं। तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना है हमारे पास 2310 है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। R जो है वो कितना है 3x है और L कितना निकला हमारा 5x है। समझ आया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन थी तो हमने सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर दी। ये समझ आया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 22 से अगर आप 2310 को डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा 105। कितना मिलेगा 105। देन आप 3 से डिवाइड करते हो 105 को तो आपको कितना मिलेगा 35। ये समझ आया। तो अब इस 35 इंटू 7 करेंगे इज इक्वल्स टू इधर कितना बचेगा 5x²। समझ आया। 5 बचा और ये x दो मिला के 2x, दैट इज 2x² हो जाएगा। देन 5 से 35 को डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 7। 49 इज इक्वल्स टू x²। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। इतना समझ आया। एंड ये x का वैल्यू अगर आपका 7 आ जाता है तो आप ये जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 21 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 दैट इज कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें 3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 इज इक्वल्स आर का वैल्यू हमारा कितना निकला है, आर का वैल्यू हमारा निकला है 21, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू 21 तो निकला है, बट हमें यहाँ पे क्या बोलाता है डायमीटर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। हाइट जितनी है उससे आधा जो है वो क्या है उसका डायमीटर है। हमें क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आप लोगों को फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन है। तो हम जो बहुत लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे कि ये ऊपर वाला जो रेडियस है वो कंसिडर कर लेंगे, 21 इंटू 21 करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आप लोगों को वैसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या बोला गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। सो यार हाइट ऑफ द कोन इज 28, तो उसका जो हाफ रहेगा वो डायमीटर हो जाएगा। तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये समझ आया। आधा ले लिया हमने, हाइट ऑफ द कोन का 14 हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा रेडियस जो होती है वो डायमीटर से भी आधी होती है। दैट मीन्स 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। सो हम जो यहाँ पे आर का वैल्यू कंसिडर करेंगे वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये समझ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। फिर हम करेंगे 3 इंटू 22 इंटू 7 को मल्टीप्लाई। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा आंसर 462। कितना आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ आएगा। बहुत ही सिंपल था। हाइट और रेडियस का रेशियो गिवन था, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का वैल्यू गिवन था। उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना था, एल का वैल्यू निकालना था। एल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा √r² + h²। उससे हमने एल का वैल्यू पुट किया एंड हमने जो x था उसका वैल्यू पता कर लिया। अब आपको ये था कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पता करना है जिसकी जो डायमीटर है वो हाइट ऑफ द कोन जो निकला उससे क्या है आधी है। तो हाइट ऑफ द कोन कितना निकला, हमने जब x की वैल्यू पुट की उसमें 28 निकला, उससे आधा डायमीटर और डायमीटर से आधा कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ये वैल्यू जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम करते हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको उसके फॉर्मूलेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूलेस याद नहीं तो आप मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले आपका मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें फॉर्मूले याद है या नहीं, और नहीं याद है तो आपको याद करना होगा। और याद करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलेस मैथ्स की मैराथन का जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। P alone can complete 1/8 of the work in 2 days। P इकलौता क्या करता है 1/8 ऑफ द वर्क 2 दिन में कंप्लीट करता है। दैट मीन्स होल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 16 डेज में। इतना समझ आया।
देन Q alone can complete 1/5 of the work in 4 days. मतलब Q क्या करता है, 1/5 of the work अगर 4 दिन में कंप्लीट करता है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 20 डेज में। कितने दिन में करेगा, 20 डेज में। इतना यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या बोला जा रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। उन दोनों ने क्या किया है, साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया है 4 दिन के लिए। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, P और Q का जो है वो 16 और 20 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। और 16 और 20 का LCM कितना निकलेगा, 80 निकलेगा। कितना निकलेगा, 80। तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं। 5 + 4 9 होता है, और 9 अगर उन लोगों की इफिशिएंसी दोनों की मिला के 9 आती है और वो 4 दिन काम करते हैं, दैट मीन्स वो कितना काम कंप्लीट करते हैं, 36 वर्क वो लोग कंप्लीट करते हैं। तो 80 - 36 वर्क वो अगर कंप्लीट करते हैं तो बचा हुआ वर्क कितना होता है, 44 वर्क बचा होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी यहाँ तक के। आगे क्या बोला, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय R in 11 डेज। बचा हुआ काम जो था 44 वो R करता है 11 दिन में कंप्लीट। दैट मीन्स अगर वो 11 दिन में कंप्लीट करता है 44 वर्क को, दैट मीन्स उसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, R का 4 हो जाएगा। ये समझ आया, 11 डिवाइडेड बाय 44 4 हो जाएगा उसका एफिशिएंसी R का। अब हमें क्या पूछा गया है, इफ़ द टोटल अमाउंट पेड फॉर द वर्क इज़ 1240 देन फाइंड द शेयर ऑफ R। R का हमें शेयर पता करना है। तीनों को मिला के अगर पैसे दिए गए 1240 तो R का शेयर कितना। अब हम पहले जो शेयर था उसका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले 5 एफिशिएंसी था P का, उसने 4 दिन काम किया। देन Q का एफिशिएंसी 4 था, उसने 4 दिन काम किया। और R का एफिशिएंसी 4 निकला लेकिन उसने 11 दिन काम किया। ये समझ आया आप लोगों को, एफिशिएंसी इनटू हमने क्या किया है, डेज किया हुआ है। ठीक है, तो 5 4 कितना हो गया, 20, 60 4 4 कितना हो जाएगा, 16, एंड 4 × 11 कितना हो गया, 44। इसको हम और डिवाइड करते तो हमारा फाइनल रेशियो आएगा 5:4:11। ये हो जाएगा उनका रेशियो ऑफ देयर शेयर। ठीक है, तो हमें किसका पूछा है, R का पूछा है। R कितना है हमारा, 11। R का जो हमारा फाइनल रेशियो निकला वो 11 निकला है। 11 + 11 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 20 × 1240। ठीक है, 1240 को 11/20 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा R का शेयर। तो 20 से अगर हम 1240 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, और 62 × 11 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 682। हमने कैसे किया, 62 × 11 को 60 × 10 किया, कितना होता है 620, और 60 × 1 किया 62, तो हमारा कितना आ गया है 682। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आते हैं आपको पाइप्स एंड सिस्टम से। सेम टाइप होता है, उसमें सिर्फ इतना होता है टैंक को फिल किया जाता है और टैंक को एम्प्टी किया जाता है। जब भी फिल किया जाता है तो आपको प्लस कंसिडर करना है और एम्प्टी किया जाता है तो माइनस कंसिडर करना है। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के प्रॉब्लम पूरे कंप्लीटली सेम होते हैं। ठीक है, ये था हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने धीरे धीरे पढ़ा और धीरे धीरे सॉल्व करते गए तो इजीली हम इसका आंसर फाइंड आउट कर पाए। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। How many liters of water should be added to 30 liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio of 7:3 such that the resultant mixture has 40% water in it? हमें क्या निकालना है अभी, कितना वाटर हम ऐड करेंगे 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हमारे पास क्या है कि 30 लीटर मिक्सचर है, इसमें क्या है हमारे पास मिल्क है और वाटर है। मिल्क का रेशो कितना है 7 का और इसका कितना है 3 का। इतना समझ आया। सो हमारा मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा हमारा 21 और ये वाटर हो जाएगा हमारा 9। अब हमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो हमारा रेशो हमारा फाइनल निकल कर 20/9, इसमें हम वाटर को कितना ऐड करेंगे कि हमें जो हमारा मिक्सचर है उसमें वाटर जो है वो 40% होगा तो बचा हुआ मिल्क कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। समझ आए, तो 21 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। 9 3 कितना हो जाएगा 27 + 3x। 42 - 27 कितना होता है
15 होता है। 15 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। और वही हमें निकालना था कि हमने कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ऐड किया कि हमें जो रेशियो मिला वो 40% हमें वाटर मिला। तो x की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो वो आई 5। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें एक मिक्सचर गिवन था जिसमें मिल्क एंड वाटर के रेशियो में बांटा हुआ था 7:3 के रेशियो में। तो हमने उसकी क्वांटिटी पता कर ली, फिर उसमें हमें बोला था कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आप ऐड करोगे कि 40% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो बचा हुआ कितना रहेगा 60% मिल्क। दैट्स इट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाला। आंसर है हमारा 5 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹2781 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट इज ₹2700। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया कि कुछ सम ऑफ मनी जो है वो 2 साल के लिए दी गई, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला है वो कितना मिला है 2781 रुपीज़। एंड सिंपल इंटरेस्ट से जब दिया गया सेम 2 साल के लिए, सेम टाइम पे 2 साल के लिए, तो मिला कितना 2700 मिला। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पता करना है। आप ये एसआई से आपको पता होगा कि एसआई में जब भी इंटरेस्ट जो डिवाइड होता है वो कैसा होता है, इक्वली होता है। दैट मीन्स 2700 अगर 2 साल के लिए दिया होगा तो एक साल का कितना होगा 1350 और दूसरे साल का कितना होगा 1350। ये समझ आया, ठीक है। तो 2700 हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 81 रुपीज़ है वो उससे ज़्यादा दिए गए, ठीक है। 81 रुपीज़ जो है मतलब वो ज़्यादा हुए कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 साल हमने एसआई में भी दिया, 2 साल हमने सीआई में भी दिया, लेकिन सीआई में हमने 81 रुपीज़ ज़्यादा दिए। तो वो जो 81 रुपीज़ ज़्यादा दिए वो 13 and 50 के कितने परसेंट है ये हमें पता करना है, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 81 जो है वो 1350 का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना होगा। तो हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देन हम इसे डिवाइड करेंगे 810 डिवाइडेड बाय 135। तो 135 6 होता है 810। तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सीआई जो था वो कितना था 2781 और एसआई जो था वो कितना था 2700। आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल ही बांटा जाता है 2 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा 1350 और 1350। इसके साथ सीआई में जो गया था वो 81 ज़्यादा गया था, तो वो 81 जो है वो 1350 का कितना परसेंटेज है ये हम पता कर सकते हैं। अगर वो हमें पता चल जाएगा तो एग्जैक्टली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। तो 81 हमने 1350 का निकाल दिया, कितना परसेंट है तो वो है 6%, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बॉक्स 45 बल्ब्स आर डिफेक्टिव व्हाइल 9/5 times of the defective bulb are non-defective. Find the probability of drawing a defective bulb out of the box. क्या बोला है, एक बॉक्स में जो है ना 45 जो है डिफेक्टिव बल्ब है। क्या है 45 डिफेक्टिव बल्ब है। और ये बोला गया आगे कि 9/5 मतलब 9/5 टाइम्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आर नॉन डिफेक्टिव। मतलब अगर मैं 45 का 9/5 टाइम्स अगर निकालती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 81। तो 81 मेरे क्या हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैसा कंडीशन रखी है कि 45 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है और उसका 9/5 टाइम्स जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। तो हमने उसके 9/5 टाइम्स से उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 81 आ गया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स निकाल सकते हो आप इससे। टोटल नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने थे 45 और नॉन डिफेक्टिव कितने 81, तो टोटल कितने हो गए 126। ये समझ आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, टोटल आउटकम्स तो हमारे आ गए, अब नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ द बॉक्स। डिफेक्टिव बल्ब हमने सबसे पहले निकाले, मतलब कि वो गिवन ही है 45, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 126। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9/5 45 और 9/14 तो 9/5 45 एंड 9/14 5/14 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बोट ट्रैवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन 4.5 hours. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें क्या बोला गया है कि एक बोट ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और वापस आता है 4.5 hours में। तो ये बोला गया है कि स्ट्रीम जो है मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो
वैल्यू है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब हमें x का वैल्यू पता करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 40 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर आया, मतलब 40 अपॉन x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको कितना टाइम लगा 4.5 आवर्स लगा। ठीक है, 40 अपॉन y का वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 40 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4.5 आवर्स। अब जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, आपको इधर x की वैल्यू पूछी जाएगी या फिर y की वैल्यू पूछी जाएगी। तो आपको इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो और साइमल्टेनियस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको 2 वैल्यूज़ मिलेगी, फिर आपका आंसर आएगा, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रुक जाना है और इसके बाद आपको ऑप्शंस की तरफ जाना है और बाय ऑप्शन आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू कंसिडर करते हैं 18। अगर x का वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 18 तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 40 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वापस हम 20 माइनस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16। और जब 40 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 प्लस 2 कितना होगा, 4.5 आ गया हमारा। 4.5 आवर्स हमने जब x का वैल्यू पुट किया तो आ गया हमारा। अगर नहीं आता तो हम 16 को कंसिडर करते, तो हमारा 18 कंसिडर करने से जो आंसर आ गया, इसलिए हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। अगर जो लोगों को ईजी लगता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर करना, वो लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10. Ravi carrying 1 dozen balls in his bag, 1/4 of the balls are red and other are blue. If 3 balls are taken out from the box randomly, what is the probability that at least 1 ball out of the 3 balls picked up is blue? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि रवि के पास 1 डजन बॉल है, मतलब कि कितने बॉल है, 12 बॉल है। उसमें से 1/4 मतलब कि 3 बॉल्स जो है वो रेड है एंड बचे हुए 9 बॉल्स जो है वो ब्लू है। इतना समझ आ गया। आगे ये बोला गया कि 3 बॉल्स को रैंडमली निकाला गया, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 बॉल को निकाला गया। ठीक है, 12C3। प्रोबेबिलिटी में ये पूछा है कि एटलीस्ट 1 बॉल आउट ऑफ द 3 बॉल पिक्ड अप इज ब्लू, मतलब कि जो 3 बॉल निकाले गए उसमें से एक तो भी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ये बोला गया। अब एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस नन। ठीक है, 1 माइनस नन ब्लू, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नन मतलब नन की जब अगर मैं वॉल्यू निकालनी है, एक भी बॉल ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब कि सारे के सारे 3 क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए। तो हमारा जो ऊपर वाला आ जाएगा क्या हो जाएगा, 3C3 आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस नन बॉल इज ब्लू। नन बॉल इज ब्लू मतलब कि कोई भी ब्लू नहीं, मतलब तीनों के तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। टोटल बॉल कितने, 3 है, तो 3C3। इतना समझ आया। 3C3 अपॉन 12C3 का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 3C3 अपॉन 12C3 का हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3 × 2 × 1 अपॉन 12 × 11 × 10। क्यों, क्योंकि 3 × 2 × 1 जो नीचे का डिनोमीटर का वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो मैंने कंसिडर किया ही नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो आंसर आएगा 3 × 4 = 12, 2 × 1 = 2, 2 = तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1 अपॉन आया 220। 11 × 2 = 22, 22 × 10 220, 1 अपॉन 220। ये क्या आया हमारा, नन बॉल इज ब्लू। ये जो हमारा आया, ये जो हमने 1/220 निकाला, ये क्या निकला हमारा, नन बॉल इज ब्लू। अब एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस नन, तो 1 में से 1/220 को माइनस कर देंगे तो एक ब्लू निकल जाएगा। 220 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 220, तो 219 अपॉन 220 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पे जो निकालना था वो एटलीस्ट 1 बॉल निकालना था, और एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला आता है 1 माइनस नन। ठीक है, तो नन कौन से, ब्लू एक भी नहीं, तो हमने क्या कंसिडर किए, रेड कंसिडर किए। 12C3, 3C3 डिवाइडेड बाय 12C3 का वैल्यू निकाला, वो हमारा निकला नन बॉल इज ब्लू। तो नन का अगर निकल जाता है तो 1 माइनस नन अगर करते हैं तो एटलीस्ट 1 निकल जाता है। तो हमने क्या 1 माइनस कर दिया उसमें से, तो 219 अपॉन 220 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन ओल्ड टेक्सटाइल कंपनी इज 50. द
average age of the male employee in the company is 54 years, that of female employee is 46 years. If the number of female employee in the company is 32, find the number of male employee in the company. अब हमें क्या बोला है, एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें सारे जो मेल और फीमेल है उनका जो एवरेज है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि मेल जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो एवरेज एज है वो है 54 ईयर्स और फीमेल का जो एवरेज एज है वो है 46 ईयर्स, बल्कि फीमेल के नंबर भी बताया हुआ है, कितनी फीमेल्स है टोटल 32। तो हम क्या करेंगे, 32 इंटू 46 कर देंगे। 32 इंटू 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1472, कितना आ जाएगा 1472, ठीक है। ये हो गया फीमेल के बारे में। अब मेल कितने हैं हमारे पास, 44 ईयर्स के, तो 44 इंटू हमें नंबर ऑफ मेल पता है क्या, नहीं, तो हम एक्स कंसिडर कर लेंगे, ये हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 32 फीमेल है बट हमें मेल पता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा नीचे एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितने हैं सबकी एवरेज एज 50। ये था हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल था। हमें फीमेल के बारे में ईयर्स भी दिए हुए और नंबर ऑफ फीमेल्स भी दी हुई है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड उसका आंसर निकाल लिया। बट हमें मेल के बारे में सिर्फ इतना बताया कि उनकी एवरेज एज जो है वो 54 साल है, तो 54 इंटू नंबर ऑफ मेल दैट इज एक्स हमने कंसिडर किया, तो हमने एक्स लिख दिया। नीचे क्या रहेगा, मेल प्लस फीमेल, तो फीमेल पता है 32 है, मेल नहीं पता, तो वो एक्स हो जाएंगे। एंड इन दोनों का जो एवरेज एज है वो कितना है 50, तो इज इक्वल टू 50 लिख दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1472 प्लस 54x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 प्लस 50x, समझ आया। अब 1600 में से 1472 को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 128। 128 इज इक्वल्स टू 4x। 54 माइनस 50 कितना आ जाएगा 4x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32। मतलब कि नंबर ऑफ मेल कितने हो जाएंगे 32। जिस तरह फीमेल 32 थी उसी तरह मेल भी कितने निकले हमारे 32 ही निकले, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A driver drives from Indore to Mathura without taking rest. It covers first 150 km at a speed of 75 km per hour. What is the car's average speed for the remaining 130 km if overall average speed in the entire journey is 70 km per hour? ऐसा बोला जा रहा है कि इंदौर टू मथुरा ड्राइवर ने ड्राइव किया बिना रेस्ट लिए। सबसे पहले वो 150 किलोमीटर जो चलाता है वो 75 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलाता है। दैट मीन्स पहले वो 2 घंटे ड्राइव करता है, ठीक है। 150 किलोमीटर जाता है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट मीन्स 2 आवर्स ट्रैवल करता है वो, ये समझ आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज कार स्पीड फॉर द रिमेनिंग 130 किलोमीटर। अब बचा कितना है 130 किलोमीटर बचा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था, पहले 150 गया प्लस अभी 130, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये समझ आ गया आप लोगों को। इफ़ द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी 70 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल कितना था 280 था, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना बोला है 70, तो टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज कर देंगे तो टोटल कितना लगेगा उसे 4 आवर्स, समझ आया। टोटल कितना लगेगा 4 आवर्स। पहले कितना गया वो 2 आवर्स उसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना है 2 आवर्स बचा हुआ है, कितना बचा और 2 घंटा और ट्रैवल करेगा, तो बचा हुआ 2 घंटा जो ट्रैवल करता है वो 130 किलोमीटर के लिए करता है। तो 130 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स अगर हम करते हैं तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड हो जाएगा, समझ आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इंदौर से मथुरा ड्राइवर जो है ड्राइव करता है बिना रेस्ट लिए। सबसे पहला जो 150 किलोमीटर जाता है वो जाता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 2 घंटा लगता है, ये समझ आया होगा। अब उन्होंने बोला है कि बचे हुए 130 किलोमीटर के लिए जो कार की एवरेज स्पीड है वो हमें पता करनी है। तो टोटल कितना था 150 प्लस 130 280 किलोमीटर था टोटल, और ओवरऑल उसको जो स्पीड लगी वो कितनी लगी, ओवरऑल जो स्पीड से वो गया वो कितने से गया 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो टोटल 280 डिवाइडेड बाय अगर हम 70 करते हैं दैट मीन्स उसको पूरी जर्नी करने को कितने घंटे लगे 4 घंटे लगे, लेकिन पहले 2 घंटे की जर्नी वो ऑलरेडी कर चुका था 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बचे हुए सिर्फ जो 2 आवर्स होंगे वो उसको लगे 130 किलोमीटर क्रॉस करने को। 130 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करने को अगर उसे 2 घंटे लग रहे दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो गई 65 किलोमीटर पर आवर की होगी। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर
13. Raja started a business by investing 4800. After 3 months, Rama joined her by investing 3600. And after another 3 months, Sita joined by investing 5400. If annual profit is 2,38,000, find the difference in profit of Raja and Sita. Simple question है. सबसे पहले क्या बोला है राजा ने इन्वेस्ट किया 4800, तो उसने क्या होगा, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, एनुअल बोला गया 12 मंथ के लिए किया, फिर 3 मंथ बाद रामा ने ज्वाइन किया, मतलब कि 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया 3600 रुपीज़ के लिए, ठीक है। देन आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, दैट मीन्स 6th मंथ के लिए ज्वाइन किया होगा सीता ने 5400 रुपीज़ से, ठीक है। तो ये हमारा रेशो निकल चुका है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 0 जो है वो सबके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 48 इंटू 4 पहले एक बार लिख लेंगे, देन 3 इंटू 36, देन होगा 2 इंटू 54, ठीक है। इतना हो गया। अब इसे हम ऐड करते हैं 3 से अगेन, 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, 3 8 ज़ा 24, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64, 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा 36 एंड 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा अगेन 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16:9:9। समझ आया। फाइनली हमने इसे 4 से डिवाइड किया। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये जो रेशो आया था इसको सिर्फ आपको इवैल्यूएट करना है, सबसे एंड तक के उसका आपको रेशो पता करना होगा। अब रेशो मिल चुका है, अब हमें क्या पता करना है, राजा और सीता का डिफरेंस। सबसे पहले राजा था, देन रामा था एंड देन सीता थी, और राजा और सीता का डिफरेंस मतलब कितना हो जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या डिनोट करता है, यही हमें निकालना है। और एनुअल प्रॉफिट कितना है, 16 + 9 + 9, 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 + 16 कितना होता है 34। 34 का वैल्यू अगर 2,38,000 है तो हमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ राजा एंड सीता। डिफरेंस कितना है, 16 - 9 इज 7, 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,38,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 34, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा 34 7 ज़ा होता है 238, और 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो 49,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, राजा राम और सीता ने इन्वेस्टमेंट किया था। राजा ने सबसे पहले किया, 3 महीने बाद रामा ने किया, अगेन 3 मंथ्स बाद सीता ने किया। हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे। देन हमें एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ था कंप्लीट, तो हमें डिफरेंस पूछा था राजा और सीता का, तो जो रेशो आया था उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, टोटल एजेस ऑफ भारती, आरती एंड प्रीति इज 96 ईयर्स। 5 years ago the ratio of their ages was 2:3:4. What is the percentage of प्रीति? प्रीति का परसेंटेज हमें पता करना है। टोटल एजेस जो है तीनों का हमें गिवन है, ठीक है। ये है हमारा परसेंटेज, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि 5 साल पहले का जो रेशो ऑफ एजेस था वो कितना था, 2:3:4, ठीक है। और हमें अभी निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रीति, तो हम कैसे निकालेंगे, 2x + 5 करेंगे प्रेजेंटेज में आने के लिए, देन 3x + 5 करेंगे, देन करेंगे 4x + 5 इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया है 96 ईयर्स दिया हुआ है, मतलब कि टोटल एजेस दी हुई हमें 96 ईयर्स, प्रेजेंटेज तीनों की टोटल दी हुई है, तो हम वहाँ तक आ गए। तो 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा, 9x + 15 इज इक्वल्स टू 96। 9x इज इक्वल्स टू 96 - 15, तो 9x इज इक्वल्स टू 96 में से 15 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 81, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब किसका पूछा था हमें, प्रीति का पूछा था। प्रीति का जो प्रेजेंटेज था वो कितना था हमारा, 4x था, कितना था 4x + 5, ये था हमारा प्रीति का प्रेजेंटेज। तो 4x मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 9 कितना हो जाएगा 36 + 5 दैट इज 41 ईयर, ये हो जाएगा हमारा प्रीति का प्रेजेंटेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of capacity of bucket P/Q is 3:4. Both are filled to half of their capacity with water. From bucket P, 15 liters of water is taken and poured into bucket Q. Now the ratio of the water in bucket P/Q becomes 3/11. Find the capacity of bucket Q in liters. Simple question है। अब यहाँ पे रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बकेट दिया है 3:4, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 3x और 4x।
ठीक है, 3x और 4x कंसिडर किया। ये था बकेट का कैपेसिटी कि बकेट में 3x पानी भर सकते थे और क्यू बकेट में 4x पानी भर सकते थे। ठीक है, लेकिन भरा कितना गया, उनकी कैपेसिटी की आधा, मतलब कितना भरा गया, 1.5x भरा गया और नीचे कितना भरा गया, 2x भरा गया। इतना समझ आया। भरने के बाद क्या हुआ कि बकेट P में से 15 लीटर पानी को निकाला गया, P में से 15 लीटर को पानी को निकाला गया और Q में डाल दिया गया। Q में क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया। तो जो रेशो हमारा बना वो बना P/Q का 3/11। बस यही रेशो को फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, रेशो ऑफ कैपेसिटी दी थी P और Q की, जो कि थी 3x/4x, बट उसे भरा कितना गया, उनकी कैपेसिटी का आधा, तो कितना हो जाएगा 1.5x/2x। बट उसके बाद क्या हुआ कि P में से 15 लीटर को निकाल दिया गया और Q में जो है वो डाल दिया गया। तो वहाँ से निकाल दिया गया 15 लीटर और Q में डाल दिया गया, तो ऐड कर देंगे और जो रेशो नया बना वो बना 3/11 का। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5x × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.5x माइनस 15 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 165 इज इक्वल्स टू 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। इतना समझ आया। फिर 16.5x माइनस 6x कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5x इज इक्वल्स टू ये 165 45 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी हमारा यहाँ पे 20, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये 0 को हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 105 को जब हम 2100 से डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया है। तो हमें क्या पूछा है अभी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट Q। Q का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4x था, तो 4 × 20, 4 × 20 कितना हो जाएगा 80। तो Q का कैपेसिटी कितना था 80 लीटर्स। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है कि जो आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है इससे आप गिवन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हमें सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो है 360 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकेंड्स। अब हमें क्या बोला है इन्होंने कि हमें ट्रेन की जो है वो स्पीड पता करना है। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम, ये 2 चीज़ें अगर मिल जाती है तो हम ट्रेन की स्पीड पता कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया है कि जो लेंथ है ट्रेन की वो है 360 मीटर और टाइम भी दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें कितना, और जब भी ट्रेन जो पोल को क्रॉस करती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, S = L/T, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ की होती है ट्रेन की वही कंसिडर की जाती है, क्योंकि पोल को तो कोई लेंथ होती नहीं है। तो स्पीड = L/T ये फॉर्मूला होता है। लेंथ हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है, दैट मीन्स हम स्पीड पता कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो उससे हम जो स्पीड है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 से पता कर सकते हैं क्या। स्टेटमेंट 2 में हमें दिया है द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। क्या बोला है कि ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 30 सेकेंड में, बट हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो दिया था टाइम दिया हुआ था, ना हमें वहाँ पे लेंथ गिवन है और ना ही हमें वहाँ पर स्पीड गिवन है। तो हमें ये 2 चीज़ें गिवन नहीं है। कोई भी जब हमें 3 वैल्यूज़, जब भी एक फॉर्मूले में 3 वैल्यूज़ होती है तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ पता रहेंगी, तब आप थर्ड वैल्यू पता कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिंगल वैल्यू गिवन थी, सिंगल वैल्यू से आप नहीं पता कर सकते हो। दैट मीन्स अलोन 2 से आप नहीं पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट 2 है क्या, नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट अलोन 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं जिसमें आप कभी कभार आपका अलोन 1 से आंसर आएगा, या फिर कभी कभार आपका अलोन 2 से आंसर आएगा, या फिर कभी कभार आपको दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी आंसर आ सकता है। कभी कभार इधर 1 से भी आएगा और 2 से भी आएगा। जब आंसर दोनों स्टेटमेंट से आता है तब आंसर कर सकते हैं हम इधर और, ये समझ आए। और जब दोनों से भी आंसर नहीं आएगा तब आप लोगों का आंसर होगा नीदर नॉर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे आंसर नहीं फाइंड आउट करना होता है, आपको ये पता करना होता है कि ये स्टेटमेंट जो है गिवन स्टेटमेंट वो हमारा क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं या नहीं। स्टेटमेंट 1 से आया सिर्फ तो आंसर आएगा अलोन 1, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आया तो अलोन 2, दोनों से आया
मिलाकर आया तो बोथ आंसर आएगा, इंडिविजुअली दोनों से भी आंसर आ रहे हैं तो ईदर और आंसर आएगा, और दोनों से भी नहीं आया तो नीदर नॉर आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा DI। व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ C टाइप टायर्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम 93 to 94। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है एक बार ग्राफ का DI प्रेजेंट है। इस बार ग्राफ में हमें ये बोला है कि नंबर ऑफ टायर जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसका डेटा गिवन है। यहाँ पे 3 टाइप्स के टायर है, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें ये बताना है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन टाइप C मैन्युफैक्चर फ्रॉम 93 to 94। अब टाइप C मतलब कि आपको जो ये ब्लैंक है इसको देखना है, और 93 से 94 के बीच में कितने का ड्रॉप हुआ है ये हमें बताना है, ठीक है। तो 93 से आप 94 की तरफ ऑब्जर्व करते हो तो 93 में जो ब्लैंक वाला पोर्शन है वो कितना है, 30 है, और 94 में वो कितना है, 22.5 है। तो वो कितने से ड्रॉप हुआ है, परसेंटेज ड्रॉप। इसी का मतलब क्या होता है पता है क्या, परसेंट लेस। परसेंट ड्रॉप मतलब क्या बोला है, परसेंट लेस की बात की जा रही है, और परसेंट लेस का फॉर्मूला क्या होता है, A डिफरेंस B, मतलब कि जो दो वैल्यूज है उन लोगों का डिफरेंस अपॉन नीचे का वैल्यू कितना आएगा, मोर। जब भी परसेंट लेस होता है तब डिनोमिनेटर मोर होता है, और जब भी परसेंट मोर होता है तब डिनोमिनेटर क्या आता है, हमारा लेस नंबर हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, हमें परसेंट लेस बोला है तो नीचे क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू मोर आ जाएगी, दैट इज 30 × 100। अब 30 - 22.5 अगर हम करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 30 - 22.5 इज 7.5 अपॉन 30 × 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 750 अपॉन 30, तो 325 ज़ा 75, तो 25% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। आपको इस टाइप के बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता करने होंगे तो आपको मैथ्स का मैराथन का आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब जिन भी लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों की एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले कल बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर है और वो लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको ऐसा लग रहा होगा उनको कुछ फॉर्मूलेज नहीं याद आ रहा है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, लेकिन उन्हें वो जानना है। तो आपको मैथ्स का मैराथन का लेक्चर जो वो 5 आवर्स का है और वो अब आप नहीं देख सकते हो, तो आपके लिए कोचिफाई के एप्लीकेशन पे जो मैथ्स की मैराथन है उसका ई बुक जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप ई बुक के सेक्शन में जाके वो मैथ्स का मैराथन का जो ई बुक है वो परचेस कर सकते हो और उसको एग्ज़ाम के पहले 1 आवर में जल्दी स्क्रॉल करके आप सारे फॉर्मूलेज को रिकॉल कर सकते हो और जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने बताई वो सारी एक बार आप सारी रिकॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोचिफाई एप्लीकेशन पे जाना है और वो मैथ्स की मैराथन का जो ई बुक है वो आपको परचेस करना है, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेस 150 कैलकुलेटर एट ₹220 each. He spent the 7,000 on transportation. He fixed the label price of each calculator as ₹400 and also decide to give a discount of 5% on printed price. Find his profit percentage. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने परचेस किया 150 कैलकुलेटर, 220 रुपये का एक कैलकुलेटर था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 220 × 150 करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, 150 कैलकुलेटर का कॉस्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 33,000। ठीक है, 15 × 20 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300 एंड देन 15 × 2 करोगे तो अगेन 30 आ जाएगा। तो 300 + 30 330 एंड 0 ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 33,000 हो जाएगा आपका 220 × 150 का आंसर। ये हो जाएगा हमारा सारे कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बस फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने स्पेंड किया 7,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, तो 33,000 + 7,000 कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक जो लेबल प्राइस थी वो फिक्स कर दी 400 रुपये, मतलब कि उसने 150 कैलकुलेटर की जो बेचे उसने बेचते वक्त वो 400 रुपये का एक बेचा, मतलब 400 × 150, मतलब उसने टोटल कितने में बेचा होगा, 60,000 रुपये में पूरे लैपटॉप्स को उसने, पूरे कैलकुलेटर्स को उसने बेच दिया। ठीक है, बट उसके बाद क्या बोला, उसने एक और चीज़ डिसाइड किया कि उस पर मैं 5% का डिस्काउंट देता हूँ। अगर उसने 5% का डिस्काउंट दिया होगा, 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% होगा 6,000 और 5% हो जाएगा 3,000। तो 60,000 में से 3,000 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 57,000।
कितना आ जाएगा 57,000। दैट मीन्स उसने 150 कैलकुलेटर कितने में बेचे, 57,000 रुपये में बेच दिए, ठीक है। लेकिन जब उसने खरीदे थे तब उसने कितने में खरीदे थे, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करके 40,000 रुपये में, और बेचे थे कितने में, 57,000 रुपये में। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 17,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे 17,000 का प्रॉफिट हुआ, 40,000 पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो वही क्या, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 17,000 अपॉन 40,000 इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देन हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 170 अपॉन 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.5% जो है उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42.5% का क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। पढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an examination Raju got 75 out of 150 in mathematics, 60 out of 80 in science. What percentage of marks should he get in English out of 50 so that his overall percentage is 60% of the total marks? एग्जामिनेशन में राजू को जो है वो मैथ्स में मिले 150 में से 75, साइंस में मिले 80 में से 60 मार्क्स, इंग्लिश में उसे 50 में से कितना मार्क मिलेगा कि ओवरऑल उससे 60% मिलेगा। ये है हमारा इक्वेशन एंड इसे करना है हमें सॉल्व, और यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 150 + 80 + 50 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280, ठीक है, 280 हो जाएगा। देन 75 + 60 कितना हो जाएगा, 135 + x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 135 + x इज इक्वल्स टू 28 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 28 इंटू 6 कितना होता है, 168। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 168 माइनस 135। 168 में से 135 गया तो कितना मार्क्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33। मतलब कि उसको इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला होगा, 33 मार्क्स मिला होगा। लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज पूछा है। मतलब कि क्या पूछा है उसको इंग्लिश में, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड ही गेट इन इंग्लिश, परसेंटेज मार्क्स पूछा है। तो 33 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 हम कर देंगे। तो 50 2 ज़ा 100, 33 इंटू 2 हो जाएगा, 66% जो है वो उसे इंग्लिश में मिलेगा। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, जितने मार्क्स उसे जहाँ जहाँ पे मिले वो लिख दिया, एक्स की इंग्लिश की जगह पे एक्स लिख दिया और ओवरऑल उसे 60% मिला था। उसको इवैल्यूएट किया, एक्स का वैल्यू पता चल गया था, बट वो क्या चाहिए था, हमें परसेंटेज में चाहिए था। 33 अगर उसको 50 में से 33 मार्क्स मिले, दैट मीन्स उसको इंग्लिश में कितने परसेंटेज मिले, 66% मिले। ठीक है, बढ़ते आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको बोला जाता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के प्रॉब्लम्स। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर लेंथ कैन क्रॉस कम्प्लीटली अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लेंथ इन 5 मीटर। क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है 500 मीटर जिसकी लेंथ है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है 1000 मीटर 5 मिनट में। आपको पता होगा कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा S1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन T। L1 क्या होती है, ट्रेन की लेंथ जो कि होती है 500, L2 क्या होती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि होती है 1000, डिवाइडेड बाय T 5 मिनट दिया हुआ है। मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 1500 अपॉन 300, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5। कितना आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो हमें क्वांटिटी 1 में क्या बोला था, स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, जो कि हमने निकाली। उसका आंसर कितना आया हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड। और क्वांटिटी 2 में वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इससे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी 2 है वो बड़ा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, दैट इज क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने मिल सकते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज, ये 3 टाइप के प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, चांसेस है आ सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है
वो क्वेश्चंस तो मैंने आपके करवाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये 3 टाइप्स है, अगर ये टाइप्स के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप मैथ्स की मैराथन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसका ई बुक परचेस करके भी आप उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है वो आप देख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हमने डिस्कस किए। इसमें हमने जो भी न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए वो आपको सारा माइंड में रखना होगा। साथ ही साथ इसके अलावा जो भी सेशंस में मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए वो सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से देख लेना होगा। इसके अलावा आप मैथ्स की मैराथन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका कल का पेपर जो है और आने वाले डेज़ में जो भी आपका पेपर है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।